वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर मंजू तक्षक। इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में क्या देखा था कि हम कोई भी पार्टिकल लेते हैं, चाहे वो शुगर के हैं, सॉल्ट के हैं, डिटॉल के हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के हैं, वो वाटर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप जब चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, लेमन जूस बनाते हैं, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particles of the other matter। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एनफ स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.3 परफॉर्म करेंगे। Put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get it smell? आपको पता है इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती आप रख देते हैं और अनलिट जब तक आपने उसको जलाया नहीं है, आपके क्लास के किसी कॉर्नर में है। अगर आप क्लास में एंट्री करोगे तो क्या आपको अगरबत्ती की स्मेल आएगी? आप उसके पास जाएंगे तो आपको अगरबत्ती की स्मेल आएगी। बट नाउ यू लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस? क्या होगा? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? बट अगर आपका अगरबत्ती आपके रूम में एंट्री करने से पहले सपोज करो जल रही है, तो जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे आपको स्मेल आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब इंसेंस स्टिक को आपने बर्न किया, लाइट किया, तो उसकी जो स्मेल है वो दूर दूर तक चली जाती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यही आपको रिकॉर्ड करना है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, और जैसे ही मतलब अगर आपने पार्टिकल को लाइट अप किया उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, दे विल बी मोर फ्री टू मूव। अब हम एक्टिविटी 1.4 के बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है, 2 ग्लासेस लीजिए या 2 बीकर लीजिए फिल्ड विद वाटर। ठीक है, आपने 2 ग्लास लिए, उनको वाटर के साथ फिल कर लेना है। अब आपको क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर। पहले बीकर में आपने क्या डाला, या तो आप ब्लू इंक लीजिए या रेड इंक लीजिए, उसका एक ड्रॉप डालेंगे साइड से। अब जो दूसरा बीकर है उसमें आप हनी ऐड कीजिए सेम वे में, कि आप केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर आप उसमें ऐड कर रहे हैं। अब उनको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए। अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है कि क्या होता है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिशन ऑफ द इंक ड्रॉप? इंक ड्रॉप क्या होगा, जैसे ही आपने इंक ड्रॉप डाला कुछ टाइम बाद आप उसको देखोगे तो आपके पानी का कलर पूरा चेंज हो जाएगा। बट व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी? जब आपने हनी ड्रॉप को ऐड किया तो क्या हनी इमीडिएटली पानी में डिजोल्व हो जाता है? ये आप देखेंगे, आपको पता चलेगा इंक जो है इमीडिएटली वाटर के अंदर डिजोल्व हो रही है, और हनी जो है वो डिजोल्व होने में इट विल टेक टाइम। सो हाउ मेनी हार्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? आप ये बताइए, जो आपने इंक ड्रॉप डाला था उसमें कितना टाइम लगा, और हनी जो आपने डाला था उसमें कितना टाइम लगा वाटर के अंदर थोरोली इवनली स्प्रेड होने के लिए? तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, इंक जो है दैट विल टेक वेरी लेस टाइम, और वो कुछ मिनट्स में ही जो है बहुत जल्दी वाटर के अंदर जो इवनली स्प्रेड हो जाएगी। बट जो हनी है दैट विल टेक द टाइम टू इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। तो यहाँ पे जो इंक के पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट फास्ट है और हनी के पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो है। अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.5 की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लेने हैं या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल आप लेंगे। इनको आप डालेंगे। आपने 2 ग्लासेस लिए, एक ग्लास में आप हॉट वाटर लेंगे, दूसरे में कोल्ड वाटर लेंगे, और दोनों के अंदर या तो आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ऐड कीजिए या दोनों के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ऐड कर दीजिए। अब आपको सॉल्यूशन को स्टिर नहीं करना है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, यानी कि आप मतलब उनको स्टिर नहीं करेंगे और ग्लास को छोड़ देंगे। What do you observe just above the solid crystals in the glass? आपको ये देखना है कि आपके ग्लास में पानी है
और जो आपने क्रिस्टल ऐड किया है उसके जस्ट ऊपर क्या हो रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपन एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होगा क्या होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एंड डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ। इतनी सारी देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब आप हॉट वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालेंगे तो कोल्ड वाटर के कंपैरेटिवली हॉट वाटर में जो डिसोल्यूशन है वो फास्टर होगा। तो ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ मिक्सिंग जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ मिक्सिंग हाई होगा। और व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड, तो यहाँ पे जो सॉलिड के बारे में हम ये कहेंगे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो उनका जो स्प्रेड होने का रेट है वो लिक्विड के पार्टिकल्स से कंपैरेटिवली स्लो होगा। और अगर हम आगे इन एक्टिविटीज से देखते हैं कि क्या होता है, आपने यहाँ पे हमने एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.5 के बारे में बात की। अब हम इनसे कंक्लूजन क्या निकालेंगे। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जितनी भी हमने तीनों एक्टिविटी देखी उनसे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे हैं। जैसे हमने बताया कि इंक है वो वाटर के अंदर मतलब वाटर का कलर चेंज करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंक के पार्टिकल्स वाटर के अंदर स्प्रेड हो गए। हमने सोल्ट वाला भी देखा, आपने पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के साथ भी वही देखा कि ये जो क्रिस्टल्स है ये वाटर के अंदर मिक्स हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो एक मैटर के जो पार्टिकल्स हैं और जो दूसरे मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है वहां पे वो डिफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब आपको समझ में आ गया डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या है कि एक मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे मैटर के जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है वहां पे पहुंच जाते हैं और ये जो इंटरमिक्सिंग है इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अगर हम हीट करते हैं तो डिफ्यूजन जो है फास्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाई डज दिस हैपन, मतलब विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिफ्यूजन फास्ट क्यों हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप एक्टिविटी 1.6 से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी भी फील्ड में अगर कोई गेम प्ले किया जाता है तो इसने 4 ग्रुप्स बना दिए एंड फॉर्म द ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड, ठीक है। अब जो पहला ग्रुप है वो इस तरीके से है कि दे शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिचामी डांसर्स। ये यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, इन्होंने बैक को पकड़ा है और एक दूसरे के हैंड्स को लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक दूसरे से जो बॉन्डिंग है वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखी है। सेकेंड ग्रुप में क्या रखा है कि सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन, वो केवल हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ के चेन बना रहे हैं। थर्ड ग्रुप क्या बोलता है कि दे शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर बाय विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, केवल अपने फिंगर की टिप्स के साथ एक दूसरे को टच करेंगे और चेन बना रहे हैं। और फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन। और जो फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है वो ये जो तीनों ग्रुप थे इनके चारों ओर रन करेंगे और ये जो ह्यूमन चेन है इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे वन वन करके। आप ये बताइए वो ऐसे तोड़ेंगे कि स्मॉल ग्रुप में, जितना स्मॉल ग्रुप में वो तोड़ सकते हैं, दे विल ट्राई टू ब्रेक द चेन वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। तो अब आप ये बताइए कि विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक एंड व्हाई। देखिए जिन्होंने केवल फिंगर से टच किया था उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि वहां पे जो बॉन्डिंग थी वो बहुत पुअर थी। जहां पे एक दूसरे का हाथ पकड़ा है
वहां पे जहां पे केवल फिंगर को टच किया उसके कंपैरेटिवली हाथ को छुड़ाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। और जहां पे जो पहला ग्रुप बना था, जिन्होंने एक दूसरे के मतलब जो पहला ग्रुप था कि उन्होंने एक दूसरे को होल्ड किया था बैक टू बैक और आर्म्स को लॉक किया था, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे उनको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू ब्रेक दिस ग्रुप। सो अगर हम ये माने, अभी तक जो हम स्टूडेंट कंसिडर कर रहे थे, मान लो स्टूडेंट वो मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो अब आप ये बताइए कि कौन से ग्रुप में पार्टिकल्स जो है मैक्सिमम फोर्स के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे। अब हम एक्टिविटी 1.7 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि आप एक आयरन नेल और एक पीस ऑफ चौक और एक रबर बैंड, तीन चीजें आपको लेनी है। एक आयरन नेल है, एक चौक का टुकड़ा है और एक रबर बैंड है। अब आप उनको तोड़ने की कोशिश कीजिए बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। यानी कि आयरन नेल को आप हैमर करेंगे, चौक को कट करेंगे और रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे। तो इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? तो कौन से में आपको फोर्स ज्यादा लगेगी? तो आपको थोड़ा सोचना है। इसमें एक्टिविटी के एंड में हम आपको बताते हैं। इसके पहले हम इसके आंसर करने से पहले हम एक्टिविटी 1.8 की ओर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको एक्टिविटी 1.8 में क्या करना है, एक कंटेनर के अंदर कुछ वाटर लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में आपने पानी लिया, अब आप उसमें मतलब अपने हाथ की फिंगर से वाटर सरफेस को कट करने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए क्या आप ऐसा कर पाते हैं? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? मतलब आप उस वाटर के सरफेस को कट नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? तो ये हमने जो तीनों एक्टिविटीज देखी, एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.8, they suggest that particles of the matter they have force acting between them। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक कहीं ना कहीं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये जो फोर्स है इन पार्टिकल्स को बांध के रखती है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और किसी भी जो मैटर की जो स्ट्रेंथ है वो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर डिपेंड करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वेरी करती है वन मैटर से अनदर मैटर में। और मैंने बताया कि जिस मैटर के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उस मैटर की स्ट्रेंथ जो है उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब ये जो एक्टिविटीज में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।